बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। चैप्टर 29 को। इस चैप्टर में हम एंटी साइकोटिक्स को डिस्कस करेंगे मेनली, जिसके अंदर हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पर बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए मेनली हम लिथियम को डिस्कस कर रहे होंगे। सीधा आते हैं एंटी साइकोटिक्स की तरफ। इसमें हमारे पास दो तरह के ड्रग्स होते हैं। एक हमारे पास ओल्डर ड्रग ग्रुप होता है और दूसरा हमारे पास न्यूअर ड्रग ग्रुप है। जो ओल्डर ड्रग है उसको हम फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं, दूसरे वाले को हम सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं। इसको हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं और इसको हम ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं। मजीद अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमने देखा कि जो ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स हैं वो डोपामीन के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं, खासतौर पर D2 रिसेप्टर के साथ उनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने कहा अगर डोपामीन पे एक्ट करने वाले ड्रग्स स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब स्किज़ोफ्रेनिया का डोपामीन से कोई ना कोई ताल्लुक होगा। इसको कहते हैं डोपामीन हाइपोथेसिस। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो न्यूरो एंटीसाइकोटिक्स हैं ऑल्दो वो भी डोपामीन पे एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ ज्यादा अफिनिटी रखते हैं। तो हमने कहा कि इसका मतलब है सेरोटोनिन भी किसी न किसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर इन्वॉल्व है। इसको हम कहते हैं सेरोटोनिन हाइपोथेसिस। सही की बात। मजीद अगर हम इन दोनों ड्रग्स को कंपेयर करें तो इसमें हम लोग दोनों के नाम देख लेते हैं। जो ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स हैं उसमें हमारे पास तीन ग्रुप्स के नाम उन्होंने बताए हुए हैं। एक फिनोथायाजीन आता है जिसमें क्लोरप्रोमाजीन, थायरोडाजीन और फ्लूफेनाजीन आता है। दूसरा थायोजेंथीन जिसमें उन्होंने थायोथिक्सीन का नाम लिखा हुआ है। तीसरा आपके पास बुटारोफिनोन जिसमें हेलोपेरिडोल, डोमपेरिडोल वगैरह आ जाते हैं। जो न्यूअर ड्रग्स हैं उनके लिए हमने एक निमोनिक बनाया था, वो निमोनिक हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं जी। हमने कहा था क्लोज जिप क्वाइटली ओनली, एक बात हो गई क्लोज जिप क्वाइटली, और अगला पे जुमला है ओनली पैल्पेशन एंड विस्परिंग, क्योंकि खामोश रहना, एंड विस्परिंग इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो क्लोज से क्लोजापीन, जिप से जिप्रासिडोन, क्वाइट से क्वाइटापीन, ओनली से ओलैंजापीन, पैल्पेशन से पैल्पेरिन, इसका कोई नाम था यार, पैल्पेरिडोन, विस्पर से रिस्पेरिडोन और अप्रोप्रिएट से एरिपिप्राजोल। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास सेकंड जनरेशन के ड्रग्स हो गए। सेकंड जनरेशन के ड्रग्स की ओवरऑल टॉक्सिसिटीज देखी जाए तो कम होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर दो तरह के सिम्टम होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर पर्सनैलिटी के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही होती है, जिस तरह कोई चीज़ है नहीं लेकिन नजर आ रही है, जैसे कि हेलुसिनेशंस, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हम सोची जा रहे हैं, जैसे कि डिल्यूजन्स, फिर इसी तरह हाइपर एक्टिविटी, ये वो सारा कुछ। पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हमारे पास ओल्डर ड्रग्स। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा काम। और जो न्यूअर ड्रग्स होते हैं, सेकंड जनरेशन ड्रग्स होते हैं, वो नेगेटिव सिम्टम्स के लिए बेहतर होते हैं। नेगेटिव सिम्टम होते हैं जिस तरह के कम हो गई चीज़ें, ठीक है, इमोशंस भी नहीं है, सोशल घूमने फिरने का दिल भी नहीं कर रहा, इसी तरह मोटिवेशन भी खत्म हो गई है, डिप्रेशन वगैरह हो गया है। तो ये वैसे बताते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर आती है हमारे पास। फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसको लिवर एंजाइम्स मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं, इसलिए साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स या इनहिबिटर्स का जारी बात है इसके भी मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा। बाकी बातें हम मोस्टली यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एक और बात ये थी कि डोपामीन और सेरोटोनिन, इन दो रिसेप्टर्स के अलावा जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, ये दूसरे रिसेप्टर्स जिस तरह के हिस्टामिन रिसेप्टर्स, अल्फा एडिनो रिसेप्टर्स, मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्ट कर रखे होते हैं। उसके असरात क्या आते हैं उसके साथ अभी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं क्लिनिकल यूजेस को। क्लिनिकल यूजेस स्किज़ोफ्रेनिया में हमने पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम देख लिए, उसके अलावा मेनिया वगैरह को ट्रीट करने में भी काम आते हैं। और दूसरे मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे कि अल्जाइमर्स है, पार्किंसनिज्म है, अगर उन मूवमेंट डिसऑर्डर में बंदे को कुछ साइकेट्रिक इश्यूज आ रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए भी हम ये ड्रग्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा चूंकि मैंने आपको बताया दूसरे रिसेप्टर से भी काम करते हैं, इसलिए इनके नॉन साइकेट्रिक यूजेस भी हो सकते हैं, जिस तरह की वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए एंटी एमेटिक के तौर पर काम भी आ सकते हैं। डन होगी बात। अब आते हैं हम इनकी टॉक्सिसिटीज की तरफ। टॉक्सिसिटीज इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सबसे पहले हमने देखा मूवमेंट डिसऑर्डर्स, उनके अंदर पार्किंसन लाइक सिंड्रोम्स वगैरह कॉज करते हैं, खास तौर पे हाँ बस ठीक है, बल्कि खास तौर पे रहने देते हैं फिलहाल। एक्सेप्टेबल सिम्टम फिनोथायाजीन वगैरह कॉज कर रहे हैं, एकाथेसियास, डिस्टोनियास, ये कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं थी। दूसरी तरफ हमने देखा, अच्छा ये जो थे ना पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, इसको ट्रीट करने के लिए हम मस्क्रीनिक ब्लॉकर्स देते हैं, ये वाले ड्रग्स, ये एंटी मस्क्रीनिक्स देते हैं, ठीक है। और यही एंटी मस्क्रीनिक्स एक टॉक्सिसिटी कॉज भी करते हैं, उसको हम कहते हैं टार्डिव डिस्काइनेसियास। तो एंटी मस्क्रीनिक्स टार्डिव डिस्काइनेसियास कॉज भी कर रहे हैं, उसको ट्रीट करने के लिए ऐसा कोई रिकमेंडेड ड्रग तो नहीं है, लेकिन हम ड्यूटेट्राबेंजीन, वैलबेंजीन वगैरह यूज कर लेते हैं। फिर चूंकि हमने कहा था अल्फा रिसेप्टर से भी काम कर रहे हैं, मस्क्रीनिक रिसेप्टर से भी काम कर रहे हैं, इसलिए इनके कुछ ना कुछ ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, वो हमने देख लिया। खासतौर पे अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे तो पोस्टल हाइपोटेंशन आ रही होगी, जो कि क्लोजापिन बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा होता है। इसी तरह से जो दूसरे हमारे पास एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स होते हैं, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जाहिर बात है एंटी मस्क्रीनिक एक्शन है इनका, तो ये वाले काम भी कर रहे होंगे। फिर आते हैं एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक इफेक्ट की तरफ। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ओल्डर ड्रग ग्रुप्स होते हैं वो मूवमेंट वाली टॉक्सिसिटी ज़्यादा कॉज करते हैं, यानी कि ट्रेमर, श्रेमर या एक्स्ट्रापिरामिडल इफेक्ट ज़्यादा कॉज करते हैं। और जो न्यूअर ड्रग्स हैं वो आपके पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा कॉज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम पढ़ने लगे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, वेट गेन वगैरह हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। दूसरी तरफ चूंकि ये डोपामीन एंटागोनिस्ट होते हैं और डोपामीन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रही होती है, तो जब हम डोपामीन एंटागोनिस्ट देंगे प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगी। प्रोलैक्टिन के बढ़ने की वजह से इनफर्टिलिटी भी होगी, एमेनोजेनिक लैक्टोरिया सिंड्रोम भी होगा, गायनेकोमैस्टिया होगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा। तो ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं।
न्यूरोलेप्टिक मलिग्नेंट सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा उसके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल रिजिडिटी हो जाती है, स्वेटिंग नहीं हो रही होती है, तो ये बहुत एक खतरनाक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग मेनली डेंट्रोलिन यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि मसल के अंदर सरका के ऊपर जो उसके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके कैल्शियम चैनल्स के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा सेडेशन भी है, और ये जो साइड इफेक्ट्स हैं इसके ये खास तौर पे एल्डरली पेशेंट के अंदर ज़्यादा होते हैं। सही होगी बात। फिर हमने देखा विजुअल इंपेयरमेंट, रेटिना के अंदर डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं एंटीसाइकोटिक्स, खास तौर पे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक जैसे कि थायरोडाज़िन, इसकी वजह से। दूसरी तरफ अगर मैं आपको क्लोज़ापिन के बारे में बताऊं तो क्लोज़ापिन एक ऐसा ड्रग है जो हम आमतौर पे नहीं देते, अगर दूसरे दवाइयों से इलाज नहीं हो पा रहा तो देते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टरी पेशेंट को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटीज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजर्स भी कॉज करता है क्लोज़ापिन, वेट गेन हाइपरग्लाइसीमिया भी ज़्यादा कॉज करता है क्लोज़ापिन, इसी तरह पोस्टल हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा कॉज करता है, ऑटोनोमिक इफेक्ट भी कॉज कर रहा होता है। तो क्लोज़ापिन के इस तरह साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस भी बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा है। तो इसकी काफ़ी साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से हम इसको तब यूज़ करते हैं जब बाकी चीज़ों से ट्रीटमेंट ना हो पा रहा हो। ओवरडोजेज बहुत खतरनाक इसकी नहीं होती, सिर्फ थायरोडाज़िन की खतरनाक होती है, बाकियों की इतनी खतरनाक नहीं है। अगर हाइपरटेंशन हो भी रही है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट दे दो। तो अब आते हैं हम लिथियम की तरफ। लिथियम के बारे में याद रखो भाईजान, आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगा, किडनी से मेटल निकल रहा होता है, लेकिन इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स काफ़ी नैरो होता है, इसलिए इसकी डोज को काफ़ी हमने मेंटेन करना होता है। सही है। अगर बॉडी के अंदर ओवर डिहाइड्रेशन है, डायरेटिक्स वगैरह दिए हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि यार इसका मतलब है इसकी ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, लिथियम की डोज कम कर दो। दूसरी तरफ कैफीन, थियोफाइलिन वगैरह इसकी एलिमिनेशन को बढ़ाते हैं, तो इसके अंदर लिथियम की डोज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें इतना सही इसका पता नहीं है, इसलिए गोली मारो बस, सेकंड मैसेंजर्स को ये इफेक्ट कर रहा होता है। क्लिनिकल यूज मेनली हम इसको बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ ना कुछ मैनिक वगैरह, मेनिया वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऑल्दो ये सुसाइड वगैरह कम करता है, लेकिन लिथियम के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट भी यूज करते हैं। लिथियम की टॉक्सिसिटी को याद करने के लिए हमने एक और निमोनिक बनाया था जिसका नाम था नीट टेस्ला। टेस्ला आपको पता है लॉन मस्क की गाड़ी है, वो बहुत नीट किस्म की आना शुरू हो गई है। एन स्टैंड्स फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, यानी कि किडनीज को डैमेज करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी है इसकी। ई स्टैंड्स फॉर एडिमा, ए स्टैंड्स फॉर एफेजिया, टी स्टैंड्स फॉर थायराइड एनलार्जमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हाइपोथायराइडिज्म कॉज करता है। फिर दोबारा टी आ गया, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेमर, ई स्टैंड्स फॉर एब्स्टीन एनोमली, ये टेराटोजेनिक है, यानी प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट को खा रही होगी तो उसके अंदर एब्स्टीन एनोमली का हार्ट के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है, उसको कहते हैं एब्स्टीन एनोमली होती है। एस स्टैंड्स फॉर सेडेशन, एल स्टैंड्स फॉर ल्यूकोसाइटोसिस, ए स्टैंड्स फॉर एटैक्सिया। तो ये हमारे पास टॉक्सिसिटी, लिथियम की टॉक्सिसिटी इस पूरे टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बाइपोलर डिसऑर्डर्स में और क्या क्या कुछ यूज किया जा सकता है, तो मेनली तो हम यूज कर रहे हैं लिथियम, नंबर 2 पे यूज कर सकते हैं वैल्प्रोएट। ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं, इन दोनों को हम अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों काफी स्लो एक्ट करते हैं तो हमें कुछ और ड्रग्स की भी जरूरत पड़ती है, या वैसे भी आपको किसी और ड्रग्स का पूछा जाए तो आप कह सकते हो कार्बामेज़ेपिन और लेमोट्रिजीन। ये टोटल 4 ड्रग्स जो आप जेब में रख लो तो बहुत है आपके पास बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, बहुत नहीं बल्कि मोर देन इनफ हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।